हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम सेक्शन 1 के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इंट्रोडक्शन। बॉडी के सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे जरूरी सब्सटेंसेस की सप्लाई मिलना बहुत लाजमी है। साथ ही सेल्स को अपने अंदर के फालतू सब्सटेंसेस जैसे वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ता है। सेल्स ये काम सेल मेम्ब्रेन के पार होने वाले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के जरिए पूरा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है कि वो सब्सटेंसेस के अंदर बाहर आने जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेम्ब्रेन के लिपिड्स और प्रोटीन्स ECF यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ICF यानी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच इन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के पार सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह के बेसिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। एक, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। दो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या दोनों यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करते हैं। इसे डिफ्यूजन या डाउनहिल मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी के बहाव की दिशा में तैरना। यहां सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन दो तरह की होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन या तो मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर से होती है या प्रोटीन लेयर से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के कैरियर प्रोटीन्स की मदद से होती है। इस तरह हम डिफ्यूजन को 3 हेडिंग्स में समझ सकते हैं। एक, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। 2, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। 3, फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। लिपिड लेयर के जरिए होने वाला डिफ्यूजन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस लिपिड्स में कितना ज्यादा घुल यानी सॉल्युबल हो सकता है। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेयर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स इसी प्रोटीन लेयर के जरिए डिफ्यूज होते हैं। प्रोटीन चैनल्स या आयन चैनल्स। सेल मेम्ब्रेन की सेंट्रल लिपिड लेयर में कुछ पोर्स यानी छेद होते हैं। प्रोटीन लेयर के इंटेग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों सरफेसेस से इन पोर्स के अंदर इनवैजिनेट यानी धसे हुए होते हैं। इस तरह ये पोर्स पूरी तरह से इंटेग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल से लाइंड होते हैं। ये पोर्स पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी उन सब्सटेंसेस के लिए चैनल्स का काम करते हैं जो लिपिड लेयर से नहीं गुजर सकते। क्योंकि ये चैनल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल से लाइंड हैं, इसलिए इन्हें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए प्रोटीन चैनल्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल्स या आयन चैनल्स। इन प्रोटीन चैनल्स की खासियत उनकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है। इसका मतलब है कि हर चैनल अपने अंदर से सिर्फ एक ही तरह के आयन को गुजरने देता है। इसी के मुताबिक इनका नाम उन आयन्स पर रखा गया है जो यहां से डिफ्यूज होते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जैसे सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स वगैरह। रेगुलेशन ऑफ द चैनल्स। कुछ प्रोटीन चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं जिन्हें अनगेटेड चैनल्स कहते हैं, लेकिन ज्यादातर चैनल्स हमेशा बंद रहते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही खुलते हैं। इन्हें गेटेड चैनल्स कहा जाता है। गेटेड चैनल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये चैनल्स तब खुलते हैं जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कोई बदलाव आता है। एग्जाम्पल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम आयंस ECF से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर डिफ्यूज होने लगते हैं। इसी तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्शन पोटेंशियल जब सिस्टने तक पहुंचता है तो वहां से ढेर सारे कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में डिफ्यूज होने लगते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ये चैनल्स कुछ हार्मोनल सब्सटेंसेस की मौजूदगी में खुलते हैं जिन्हें लाइगेंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इंपल्स ट्रांसमिशन के वक्त एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स को खोल देते हैं, जिससे सोडियम आयंस ECF से अंदर डिफ्यूज होने लगते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ये वो चैनल्स हैं जो किसी मैकेनिकल फैक्टर या दबाव या खिंचाव की वजह से खुलते हैं। एग्जाम्पल, जब पैसिनियन कॉर्पसल यानी प्रेशर रिसेप्टर पर प्रेशर पड़ता है तो उसका स्ट्रक्चर डीफॉर्म हो जाता है, जिससे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है। साउंड वेव्स की वजह से जब कान के ऑर्गन ऑफ कॉटी में सीलिया हिलती है तो पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ वेस्टिबुलर अपैरेटस के हेयर सेल्स में भी होता है।
आयन चैनल डिजीजेस, इसके लिए इस चैप्टर की अप्लाइड फिजियोलॉजी को रेफर करें। फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसके जरिए बड़े वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के पार ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसमें एक कैरियर प्रोटीन की मदद ली जाती है। इस प्रोसेस के जरिए सब्सटेंसेस सिंपल डिफ्यूजन के मुकाबले ज्यादा तेजी से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लूकोज या अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स चैनल से डिफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का डायामीटर चैनल्स के डायामीटर से बड़ा होता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स पहले कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। इसके बाद कैरियर प्रोटीन में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंज ढांचे में बदलाव होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिगर 3.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन की रफ्तार रेट नीचे दिए गए फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। 1. परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन की रफ्तार मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसलिए सिर्फ गिने चुने सब्सटेंसेस ही इससे डिफ्यूज हो सकते हैं। 2. टेम्परेचर। डिफ्यूजन का रेट बॉडी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की थर्मल मोशन हलचल बढ़ जाती है। 3. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। डिफ्यूजन की रफ्तार कॉन्सेंट्रेशन या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक हद के बाद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने पर भी रफ्तार नहीं बढ़ती। लिमिटेशन। 4. सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। डिफ्यूजन रेट सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, खासकर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन लिपिड्स में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए ये लिपिड लेयर से बहुत तेजी से डिफ्यूज होती है। 5. थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन की रफ्तार मेम्ब्रेन की मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मेम्ब्रेन मोटी है तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा। 6. साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन रेट मॉलिक्यूल के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स के मुकाबले जल्दी डिफ्यूज होते हैं। 7. साइज ऑफ द आयंस। आमतौर पर डिफ्यूजन रेट आयंस के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटे आयंस बड़े आयंस सेम चार्ज वाले के मुकाबले आसानी से गुजर सकते हैं, मगर ये हमेशा सही नहीं होता। मसलन सोडियम आयंस पोटेशियम आयंस से छोटे होते हैं, फिर भी वो पोटेशियम की तरह आसानी से नहीं गुजर पाते क्योंकि सोडियम आयंस अपने चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स जमा कर लेते हैं, जिससे उनका डिफ्यूजन मुश्किल हो जाता है। एट. चार्ज ऑफ द आयंस। डिफ्यूजन की रफ्तार आयंस के चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, डिफ्यूजन उतना ही धीमा होगा। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम Ca2+ आयंस का डिफ्यूजन सोडियम Na+ आयंस के मुकाबले स्लो होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन के अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ खास टाइप्स भी होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1. बल्क फ्लो। 2. फिल्ट्रेशन। 3. ऑस्मोसिस। बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का मतलब है ढेर सारी मात्रा लार्ज क्वांटिटी में सब्सटेंसेस का हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ डिफ्यूज होना। यह सेल मेम्ब्रेन के पार सब्सटेंस के प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लंग्स की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पार गैस एक्सचेंज है। एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर कैपिलरी ब्लड के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है। वहीं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई से ज्यादा होता है, इसलिए CO2 ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में चली जाती है। फिल्ट्रेशन। पानी और सॉल्यूट्स का हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले एरिया से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी फ्लूइड के वजन से पैदा होता है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैपिलरीज के आर्टीरियल एंड पर देखी जाती है, जहां खून से फ्लूइड और घुले हुए सब्सटेंसेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं। इसके अलावा ये किडनीज के ग्लोमेरुलाई में भी होता है। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप है। इसका मतलब है पानी या किसी भी सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कम सॉल्यूट्स वाले एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी ज्यादा सॉल्यूट्स वाले एरिया की तरफ मूव करना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी या सॉल्वेंट्स को गुजरने देती है, सॉल्यूट्स जैसे नमक या चीनी को नहीं। ऑस्मोसिस तभी होता है जब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क हो। ऑस्मोसिस पूरी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर।
फ्लूइड में मौजूद सॉल्यूट्स जो प्रेशर पैदा करते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस के दौरान जब सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाता है तो वहां के सॉल्यूट्स उसमें घुलने लगते हैं और एक प्रेशर बनाते हैं। आमतौर पर यह ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के दौरान पानी की मजीद मूवमेंट को रोक देता है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट उल्टे डायरेक्शन में यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहता है। ऐसा तब होता है जब हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पर बाहर से यानी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। बॉडी में मौजूद कोलॉइडल सब्सटेंसेस जो प्रेशर पैदा करते हैं उसे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। प्लाज्मा के कोलॉइडल सब्सटेंसेस प्रोटीन्स जो प्रेशर पैदा करते हैं उसे ऑन्कोटिक प्रेशर कहा जाता है और ये लगभग 25 mmHg होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन के पार ऑस्मोसिस दो तरह की होती है। 1. एंडोस्मोसिस, जब वाटर सेल के अंदर मूव करता है। 2. एक्सोस्मोसिस, जब वाटर सेल से बाहर निकलता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के खिलाफ मूव करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी की धार यानी टाइड के खिलाफ तैरना। इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो मुख्य रूप से एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे हाई एनर्जी कंपाउंड्स के टूटने से मिलती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो वजहों से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अलग है। 1. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कैरियर प्रोटीन को एनर्जी की जरूरत होती है जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कैरियर प्रोटीन को एनर्जी नहीं चाहिए। 2. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस ग्रेडियंट के खिलाफ यानी कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो अलोंग द ग्रेडियंट यानी ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं। कैरियर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होने वाले कैरियर प्रोटीन दो तरह के होते हैं। 1. यूनिपोर्ट, वो कैरियर प्रोटीन जो सिर्फ एक सब्सटेंस को एक ही दिशा यानी डायरेक्शन में ले जाता है, इसे यूनिपोर्ट पंप भी कहते हैं। 2. सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, ये वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो एक साथ दो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। 1. सिम्पोर्ट, अगर दोनों सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। 2. एंटीपोर्ट, अगर दोनों सब्सटेंसेस उल्टे यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हों। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कोई सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के पास आता है तो वो कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़कर एक सब्सटेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन की अंदरूनी सतह यानी इनर सरफेस की तरफ मूव करता है। वहां पहुंचकर सब्सटेंस कैरियर प्रोटीन से अलग हो जाता है। वही कैरियर प्रोटीन फिर से बाहर की तरफ चला जाता है ताकि दूसरे मॉलिक्यूल को ला सके। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयोनिक और नॉन आयोनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैं नहीं मानता। आयोनिक फॉर्म सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड और आयोडाइड। नॉन आयोनिक फॉर्म ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। 1. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी सीधे एटीपी के टूटने से मिलती है। 2. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से पैदा हुए ग्रेडियंट से मिलती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस मैकेनिज्म में एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती है। इस तरह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन और क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ये एक बहुत ही मुख्य कैरियर प्रोटीन है जिसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज भी कहते हैं। ये पंप सोडियम को सेल के अंदर से बाहर निकालता है और पोटेशियम को बाहर से अंदर लाता है। ये बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में मदद करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये दो सब यूनिट से बना होता है। अल्फा सब यूनिट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 लाख है और असली ट्रांसपोर्ट यही करती है। इसमें 6 साइट्स होते हैं, 3 सोडियम के लिए अंदर की तरफ, 2 पोटेशियम के लिए बाहर की तरफ और एक एटीपीएज एंजाइम के लिए। बीटा सब यूनिट, इसका वेट 55,000 है और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका काम अभी क्लियर नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। 1. सेल के अंदर से 3 सोडियम आयंस इनर साइट्स पर जुड़ते हैं और बाहर से 2 पोटेशियम आयंस आउटर साइट्स पर जुड़ते हैं। इससे एटीपीएज एक्टिवेट होता है जो एटीपी को तोड़कर एनर्जी निकालता है। इस एनर्जी से प्रोटीन का शेप बदलता है यानी कन्फर्मेशनल चेंज होता है। इस बदलाव से सोडियम बाहर निकल जाता है और पोटेशियम सेल के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी,
क्योंकि ये पंप 3 पॉजिटिव आयंस यानी सोडियम बाहर निकालता है और सिर्फ 2 पॉजिटिव आयंस यानी पोटेशियम अंदर लाता है, इसलिए हर साइकिल में सेल के अंदर से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। इस वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, जिसे इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयंस। कैल्शियम पंप ये कैल्शियम को सेल के अंदर से बाहर निकालता है। ये मसल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ताकि कैल्शियम को ऑर्गेनल्स के अंदर भेजा जा सके। हाइड्रोजन पंप ये हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका बड़ा महत्व 2 जगह है। 1 स्टमक पेराइटल सेल्स में HCl बनाने के लिए। 2 किडनी खून से यूरिन में हाइड्रोजन निकालने के लिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस को सोडियम आयन यानी सोडियम के साथ एक ही कॉमन कैरियर प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब सोडियम किसी कैरियर प्रोटीन से गुजरता है तो उसके साथ साथ कोई दूसरा सब्सटेंस भी उसी प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है, या तो सोडियम की डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में, या फिर उसके उल्टे यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह सोडियम का ट्रांसपोर्ट दूसरे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा यानी कपल्ड होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है। 1 को ट्रांसपोर्ट, 2 काउंटर ट्रांसपोर्ट। 1 सोडियम को ट्रांसपोर्ट। सोडियम को ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम के साथ कोई दूसरा सब्सटेंस भी एक ही कैरियर प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे सिम्पोर्ट कहते हैं। सोडियम की मूवमेंट के लिए एनर्जी ATP के ब्रेकडाउन से मिलती है और सोडियम के मूव होने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल दूसरे सब्सटेंस को मूव करने के लिए किया जाता है। सब्सटेंसेस सोडियम को ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोराइड, आयोडीन, आयरन और यूरेट ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैरियर प्रोटीन फॉर सोडियम को ट्रांसपोर्ट। इस कैरियर प्रोटीन की बाहर वाली सतह पर 2 रिसेप्टर साइट्स होते हैं। एक साइट सोडियम आयन के बाइंड होने के लिए होती है, दूसरी साइट दूसरे सब्सटेंस के बाइंड होने के लिए होती है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ECF से एक सोडियम आयन और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने अपने रिसेप्टर साइट्स पर बाइंड करते हैं। इससे कैरियर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और उसके ढांचे में बदलाव आता है, जिससे सोडियम और ग्लूकोज सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ये प्रोसेस मुख्य रूप से इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने और किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स से ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के दौरान होती है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के लिए कैरियर प्रोटीन्स ग्लूकोज वाले प्रोटीन से अलग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में इनके लिए 5 अलग अलग सेट्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से काम करते हैं। ये भी इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल्स में अब्सॉर्प्शन के वक्त देखा जाता है। 2 सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस सोडियम आयंस के बदले सेल मेम्ब्रेन के पार मूव करते हैं। इस कैरियर प्रोटीन को एंटीपोर्ट कहा जाता है। मुख्य काउंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। 1 सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। इसमें सोडियम और कैल्शियम आयंस एक कैरियर प्रोटीन की मदद से उल्टे डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ये सिस्टम लगभग सभी सेल्स में मौजूद होता है। 2 सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। इस सिस्टम में हाइड्रोजन आयंस का सोडियम आयंस के साथ एक्सचेंज होता है। ये रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स यानी किडनी में होता है। यहाँ सोडियम आयंस ट्यूब्यूलर लूमिन से सेल के अंदर जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस सेल से निकलकर लूमिन में आ जाते हैं। 3 अदर काउंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसके अलावा कुछ और सिस्टम्स भी हैं, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, क्लोराइड बाइकार्बोनेट और क्लोराइड सल्फेट काउंटर ट्रांसपोर्ट। स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ और खास कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें आमतौर पर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इनमें शामिल हैं 1 एंडोसाइटोसिस, 2 एक्सोसाइटोसिस, 3 ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके जरिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स वाले सब्सटेंसेस सेल के अंदर दाखिल होते हैं। ये सब्सटेंसेस इतने बड़े होते हैं कि एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, इसलिए सेल इन्हें एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर लेता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। एंडोसाइटोसिस 3 तरह की होती है। 1 पाइनोसाइटोसिस, 2 फैगोसाइटोसिस, 3 रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। 1 पाइनोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया और एंटीजेंस जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लिया जाता है। इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ पाइनोसाइटोसिस है, पहले मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी फ्लूइड की ड्रॉपलेट्स की शक्ल में सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस से बाइंड करते हैं।
फिर सेल मेम्ब्रेन इन ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ बाहर निकलकर यानी इवेजिनेट्स उन्हें घेर लेती है। मेम्ब्रेन इन ड्रॉपलेट्स को निगल लेती है और ये वेसिकल्स या वैक्यूल्स में बदल जाते हैं, जिन्हें एंडोजोम्स कहते हैं। एंडोजोम सेल के अंदर सफर करता है। साइटोप्लाज्म में मौजूद प्राइमरी लाइसोसोम इस एंडोजोम के साथ जुड़कर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो एंडोजोम के माल को डाइजेस्ट और डिग्रेड कर देते हैं। 2. फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स से भी बड़े पार्टिकल्स को सेल निगल लेता है। इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। इसके जरिए बड़े बैक्टीरिया, एंटीजेंस और फॉरेन बॉडीज को सेल के अंदर लिया जाता है। बॉडी के कुछ सेल्स ही फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और टिश्यू मैक्रोफेजेस, जो सबसे बड़े फैगोसिटिक सेल्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस है, जब कोई बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी मिलती है तो फैगोसिटिक सेल अपने साइटोप्लाज्म को बाहर निकालकर एक एक्सटेंशन बनाता है, जिसे सूडोपोडियम कहते हैं। इन पार्टिकल्स को निगलकर एक बड़े वैक्यूल में बदल दिया जाता है, जिसे फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम सेल के अंदर जाता है और प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। एंजाइम्स एक्टिवेटेड होते हैं और फैगोसोम के कंटेंट्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। 3. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक रिसेप्टर प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की सतह पर कुछ पिट्स यानी गड्ढे होते हैं, जिनमें क्लैथरिन नाम का रिसेप्टर प्रोटीन होता है। इन्हें रिसेप्टर कोटेड पिट्स कहा जाता है। मैकेनिज्म: ये प्रोसेस लाइगेंड्स, हार्मोन्स या प्रोटीन्स के अप्रोच करने पर शुरू होती है। लाइगेंड मॉलिक्यूल्स कोटेड पिट्स के रिसेप्टर्स से बाइंड करके लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पिट्स में जमा होते हैं, फिर पिट मेम्ब्रेन से अलग होकर एक कोटेड वेसिकल यानी एंडोजोम बन जाता है। एंडोजोम सेल के अंदर जाता है और लाइसोसोम के साथ मिलकर कंटेंट्स यानी लाइगेंड्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। रिसेप्टर्स वापस सेल मेम्ब्रेन के नए पिट्स में मूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रोसेस कई तरह के सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन वगैरह। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल। टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया, कॉलेरा और डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। वायरसेस, एडेनोवायरस और हेपेटाइटिस जैसे वायरसेस। एंटीबॉडीज, आईजीई और मटर्नल आईजीजी। नोट: कुछ पिट्स क्लैथरिन की जगह कैवियोलिन नाम के प्रोटीन से कोटेड होते हैं, जो मुख्य रूप से विटामिन्स को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकाला यानी एक्सपेल्ड किया जाता है। इस प्रोसेस में सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को बिना पार किए ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस का उल्टा यानी रिवर्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मुख्य रूप से सेल से सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए होता है। सेल के सिक्रीटरी सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में सिक्रीटरी वेसिकल्स के रूप में स्टोर रहते हैं। जब जरूरत होती है, ये वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं और उसके साथ फ्यूज यानी जुड़ जाते हैं। इसके बाद वेसिकल के अंदर का माल सेल के बाहर रिलीज हो जाता है। रोल ऑफ कैल्शियम इन एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम आयंस कुछ सिक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैल्शियम आयन सेल के अंदर दाखिल होते हैं और एक्सोसाइटोसिस को ट्रिगर करते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ट्रांसाइटोसिस। ट्रांसाइटोसिस एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसमें एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल सेल की एक तरफ से एंटर करता है, साइटोप्लाज्म से गुजरता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। ट्रांसाइटोसिस में रिसेप्टर कोटेड पिट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहां रिसेप्टर प्रोटीन कैवियोलिन होता है, क्लैथरिन नहीं। इसे वेसिकल ट्रैफिकिंग या साइटोपेम्सिस भी कहा जाता है। ट्रांसाइटोसिस दो अलग एनवायरनमेंट्स के बीच सब्सटेंसेस को बिना उनकी कॉम्पोजिशन बदले ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल कैपिलरी ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन्स का जाना है। कई पैथोजेंस जैसे कि HIV इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर्स। मॉलिक्यूलर मोटर्स प्रोटीन बेस्ड ऐसी मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं जो किसी खास स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में सेल के अंदर मूवमेंट करती हैं। फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर्स। साइनैप्टिक वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स वाले को नर्व सेल बॉडी से साइनैप्टिक टर्मिनल तक पहुंचाना।
सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस के वक्त क्रोमोसोम्स को खींचने में रोल निभाना, वायरसेस और टॉक्सिन्स को सेल के अंदर पहुंचाना, जो सेल के लिए नुकसानदायक होता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर्स, इन्हें 3 फैमिलीज में बांटा गया है। काइनेसिन, काइनेसिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चलकर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है। इसके 2 सर और एक पूंछ होती है। एक सर एटीपी को तोड़कर एनर्जी निकालता है, जिसकी मदद से दूसरा सर हेड स्विंग करता है और पूरा मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है। टेल का आखिरी हिस्सा कार्गो, जो सब्सटेंस ले जाना है, को कैरी करता है। काइनेसिन एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी माइक्रोट्यूब्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ के लिए जिम्मेदार है। डाइनीन, डाइनीन भी काइनेसिन जैसा ही है और माइक्रोट्यूब्यूल्स पर चलता है, लेकिन ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट यानी नेगेटिव एंड की तरफ करता है। मायोसिन, मायोसिन माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर चलता है। इसके 18 टाइप्स होते हैं, लेकिन मायोसिन 2 मसल कॉन्ट्रैक्शन और मायोसिन 5 वेसिकल ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एप्लाइड फिजियोलॉजी, सोडियम पोटेशियम पंप की एबनॉर्मैलिटीज। अगर Na+K+ पंप की गिनती या काम में खराबी आ जाए तो कई बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट की मसल्स यानी मायोकार्डियम में इन पंप्स की कमी से कार्डियक फेलियर हो सकता है। किडनी ट्यूब्यूल्स में सोडियम का जरूरत से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का कारण बनता है। चैनलोपैथीज यानी आयन चैनल डिजीजेस, ये बीमारियां आयन चैनल बनाने वाले जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होती हैं। सोडियम चैनल डिजीजेस, इसकी वजह से मसल्स में खिंचाव और लिडल सिंड्रोम होता है, जिसमें हाई बीपी की समस्या होती है। पोटेशियम चैनल डिजीजेस, इससे हार्ट डिसऑर्डर्स, पैदाइशी बहरापन और नवजात शिशुओं में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। क्लोराइड चैनल डिजीजेस, इसकी वजह से किडनी स्टोन्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक गंभीर बीमारी है जो लंग्स यानी ज्यादा म्यूकस की वजह से पैंक्रियास और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। effortless, yeah.